मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर जमा होने की वजह यह है कि देश में जो इतनी बड़ी घटना हुई है, देश को इस घटना ने शर्मसार कर दिया है। और आप तमाम जानते हैं कि वो घटना होती है नीट का पेपर लीक की घटना। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपके माध्यम से इस कमजोर हुकूमत को कहना चाहता हूं कि 10 रुपए का डायपर भी लीक नहीं होता और इस सरकार में नीट का पेपर लीक हो जाता है। तो ये एक सरकार के लिए ये सबसे बड़ा फेलियर है कि पेपर नीट का इतना इम्पोर्टेंट पेपर जो लीक होता है। जैसे शारिक नक्शबंदी साहब ने बताया कि 10 साल में कुल 48 बार पेपर लीक हुए हैं। तो क्या कर रही है एनटीए, क्या कर रही है एजुकेशन मिनिस्ट्री? एनटीए काम करती है एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में, एजुकेशन मिनिस्ट्री काम करती है पीएम मोदी साहब के अंडर में, और हमारे चहीते पीएम मोदी काम करते हैं अदानी और अंबानी के अंडर में। तो यही होगा अगर देश में अनपढ़ और जाहिल नेताओं की हुकूमत आएंगी। अगर आप अनपढ़ों के और जाहिलों के हाथ में सत्ता दे देंगे तो 22 लाख बच्चों का भविष्य इसी तरह चकनाचूर हो जाएगा। सरकार को ये समझना चाहिए, सरकार को ये जानना चाहिए, जिस 22 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, उन्होंने, उनकी फैमिलीज ने मेहनत कर कर, उनकी फैमिलीज ने मजदूरी कर कर पैसा लगाया था। उन पैसे का जुर्माना कौन भरेगा? उस पैसे का हर्जाना कौन भरेगा? किसी ने 6 घंटा तो किसी ने 8 घंटा तो किसी ने 10 घंटा, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, कौन सी तारीख चल रही है नहीं पता। स्टूडेंट ने मेहनत की और ये मरने पानी फेरा है। बताइए मुझे, नेक्स्ट ईयर में, अगले साल जब नीट की परीक्षा होगी, अगले साल जब नीट का एग्जाम होगा, तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो बच्चों ने, वो स्टूडेंटों ने क्या सोचकर तैयारी करना चाहिए? क्या उन्होंने यही सोचकर तैयारी करना चाहिए क्या इस बार भी पेपर जो है लीक होगा? क्या उन्होंने ये सोचकर तैयारी करना चाहिए कि हम एग्जाम दे देंगे, हम परीक्षा दे देंगे, हम 8-8 घंटे पढ़ेंगे, हम 10-10 घंटे पढ़ेंगे और फिर सरकार बोलेंगी कि नीट का जो है पेपर लीक हो गया है और उसे कैंसिल कर देना चाहिए? तो ये सिर्फ उन बच्चों का नुकसान नहीं, उनके पेरेंट्स के पैसों का नुकसान है। आपने सीबीआई को लगाया कि आप आरोपियों को ढूंढो, मगर आपने 10 साल की सजा लगाई। ये एक आतंकवाद हमले से कम नहीं। आपको उन्हें फांसी देना चाहिए या फिर ऐसी सजा देना चाहिए क्या उनकी रूह कांप जाए। एनटीए के चेयरमैन कहते हैं, परसों के रोज एनटीए के चेयरमैन कहते हैं कि आने वाली नस्लें कांप जाएंगी, हम ऐसी सजा देंगे मुजरिमों को। अरे आने वाली छोड़ो, वो बच्चे कांप गए। 4 लोगों ने, 4 स्टूडेंट्स ने, एक दिल्ली का स्टूडेंट, एक यूपी का स्टूडेंट, एक गोवा का स्टूडेंट, इन ऐसे 4 लोगों ने, 4 स्टूडेंट ने आत्महत्या की। तो मैं समझता हूं ये आत्महत्या नहीं बल्कि एनटीए द्वारा, सरकार द्वारा वो स्टूडेंट्स की हत्या की गई। और ये हत्या के जो है आरोपी बीजेपी सरकार है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है। एनटीए ये एजेंसी है, एनटीए एजेंसी जो होती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उनका नाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं बल्कि ये होना चाहिए नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी, क्योंकि उन पर भरोसा करना काबिल एतमाद वो लोग
नहीं है, 22 लाख बच्चों का भविष्य को खराब कर दिया। और अब कहते हैं कि 21 तारीख को फिर से एग्जाम लेंगे। 4 स्टूडेंट ने सुसाइड कर ली। मगर उन्हें यह समझना चाहिए, हिंदुस्तान में जहां जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यूनिट है वो सरकार के खिलाफ खड़े रहेगा, नाइंसाफी के खिलाफ बोलेगा। हमारी बोटी बोटी निकाल लो, हमारा खून निकाल लो, हमें लाठियों से मारो, हमें जेलों में डालो, मगर हम स्टूडेंट की नाइंसाफी के लिए खड़े रहे हैं और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं अपनी बात को खत्म करता हुआ एक नारे के साथ, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, एमआयएम पक्षाच्या वतीने नीट परीक्षेमध्ये जो गैर प्रकार झाला, जो पेपर लीक झाला, त्यासाठी त्या विद्यार्थ्यांसाठी ज्यांचं या शैक्षणिक वर्षात नुकसान झालं अशा विद्यार्थ्यांच्यासाठी आम्ही आज या ठिकाणी आंदोलन करत आहोत। 22 लाख विद्यार्थ्यांचं या ठिकाणी नुकसान झालेलं आहे। 22 लाख विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबातील त्यांचं मानसिक, त्यांचं आर्थिक, त्यांचं शैक्षणिक नुकसान झालेलं आहे 22 लाख कुटुंबांचं। आणि लक्षात घ्या, आज सीबीआय चौकशी चालू आहे, पण त्यामध्ये बिहार असेल, यूपी असेल, दिल्ली असेल, पंजाब असेल, महाराष्ट्र असेल, पूर्ण देशामध्ये हे रॅकेट चालू आहे मित्रांनो। हे लक्षात घ्या, हे आता पेपर लीक फुटीचं प्रकरण समोर आलं, पण या अगोदर किती पेपर या ठिकाणी लीक झाले असतील ते प्रकरण आज आपल्या समोर आलं आजचं, पण मागच्या आपल्या समोर आले नाही। म्हणजे अगोदर सुद्धा अनेक पेपर लीक झालेले आहेत, तरी पण या गव्हर्नमेंटने, या सरकारने त्यावर कोणत्याही प्रकारची ठोस कारवाई आतापर्यंत केलेली नाहीये। त्यामुळे आज ही परिस्थिती आपल्या समोर उद्भवलेली आहे। पेपर लीक होतो कसा? मग एनटीए करतं काय? एनटीए म्हणजे नॅशनल टेस्टिंग इन्व्हेस्टिगेशन। मित्रांनो, हे एनटीएचं काम काय? त्यांना नीटमध्ये जे मुलं बसतात, जे एक्झामसाठी बसतात, त्यांचा पेपर काढणे, त्यांच्या पेपरची मुलांना MBBS असेल अशा वेगवेगळ्या ठिकाणासाठी ते काम करतात। मित्रांनो, आज कशा प्रकारचे या पेपर फुटीच्या प्रकरणातून हे आपल्याला माहिती झालं, पण कसे विद्यार्थी आज या परीक्षेचा फायदा घेत असतील या पेपर फुटीचा। कसे डॉक्टर या ठिकाणी बनले असतील। एकीकडे आपण आरक्षण नाव ठेवतो, पण हे जे पेपर फुटीतून पेपरचे लीक करून जे मुलं पास होतात त्यांना तुम्ही काय बोलणार मित्रांनो? ते कसे डॉक्टर होतील? अरे, या अशा लोकांच्या पासून दूर ठेवण्यासाठी, अशा डॉक्टर लांब ठेवण्यासाठी आपल्याला या ठिकाणी एकत्र गरज आहे। 22 लाख विद्यार्थी या ठिकाणी नुकसान झालेलं आहे। त्यांचं मानसिक स्थिती काय असेल विद्यार्थ्यांची? वर्षभर 2-2 वर्ष मुलं अभ्यास करतात, त्यांचे आई वडील लाखो रुपयाची फीस भरतात, त्यांच्यावरती आज काय होत असेल, त्यांच्यावर काय बीत असेल मित्रांनो, लक्षात घ्या। या प्रकरणाची आपण धडा घेतला पाहिजे, या गव्हर्नमेंट धडा घेतला पाहिजे। आपण मुलांचं नुकसान करतात, शैक्षणिक असेल, मानसिक असेल, नुकसान करतात, त्याची भरपाई आपण तुम्ही कशी करणार आहात? आता लोक भेटतील, त्यातले गुन्हेगार भेटतील, त्यांना शिक्षा होईल, पण हे पेपर फुटीचे प्रकरण थांबले पाहिजे। यासाठी काय ठोस कारवाई या गव्हर्नमेंट करतं हे लक्षात घेतलं पाहिजे आपण। आता 21 तारखेला मुलांची परत एक्झाम घेणं ठरवलेलं आहे। यामध्ये विविध क्षेत्रामध्ये विविध ठिकाणी मुलांना एक्झाम द्यायला जावं लागतं, शहराच्या ठिकाणी बाहेर जावं लागतं, गावातून शहरात यावं लागतं। माझी अशी एक मागणी या संदर्भामध्ये निदर्शनाच्या माध्यमातून की सर्व प्रवास, मग एसटीचा असो, बसचा असो, ट्रेनचा असो, हा सर्व प्रवास विद्यार्थ्यांचा फ्री केला पाहिजे मित्रांनो। कारण की नुकसान गव्हर्नमेंटने केलेलं विद्यार्थ्यांचं, त्याचं आर्थिक नुकसान तुम्ही करू नका। या माध्यमातून आणखी एक विनंती सरकारला असणार आहे। या प्रकारे जे कुलकर्णी म्हणून एक महोदय या ठिकाणी जो मेन सूत्रधार समोर आलेला आहे, खूप लोक त्याला वाचवायचा प्रयत्न करत आहेत। तो एक सहाय्यक प्राध्यापक आहे, त्याची हिंमत एवढी कशी वाढते? तर त्यामध्ये या सरकारचे शिक्षण मंत्री असेल, शिक्षण विभाग असेल, त्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहे। यांना सर्वांना आपल्याला समोर आणावं लागेल। सीबीआय चौकशीची मागणी, सीबीआय चौकशीच्या माध्यमातून सर्व पुढे लोक आणले पाहिजे, त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, जेणेकरून असे प्रकरण पुढे घडणार नाही। आपण सर्वांना या ठिकाणी
आंदोलनाच्या माध्यमातून आपण सर्व आपल्या मागण्या सारखा पण ठेवत आहोत। मी या ठिकाणी लवकरच इम्तियाज जलील साहेब सुद्धा आपल्याला मार्गदर्शन करतील आणि या निदर्शनाला उपस्थित राहतील। तसेच मी पुढील भाषण करण्यासाठी विनंती करतो की आपण मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से जनाब इम्तियाज जलील साहब की क़यादत में आज यहाँ पर जो नीट के मामले में घोटाले हुए हैं, पूरे देश के तकरीबन 22 लाख स्टूडेंट्स के फ्यूचर को दांव पर लगा दिया गया, उनसे धोखा किया गया। और मैं आपको बता दूं कि ये सरकार और इस सरकार के मानने वाले जिस तरीके से देश के अंदर नफरत का जहर घोल रहे हैं, ये जब कभी भी किसी भी जुर्म के अंदर, किसी भी क्राइम के अंदर जहां कहीं भी किसी मुसलमान का नाम आ जाता है तो ये उसको देशद्रोह करार देते हैं। ये उस आरोपी को, अगर वो मुसलमान है तो उसके घर पर बुलडोजर चला देते हैं। लेकिन मैं उन संघियों से पूछना चाहता हूं जो इस देश में देशभक्ति का नाटक कर रहे हैं, आज बताओ, नीट के अंदर नीट पेपर लीक मामले में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, राजस्थान के सीकर से लेके केरला तक एक भी आरोपी इसके अंदर कोई मुस्लिम ना तो नौजवान है, ना अधिकारी है, ना लेक्चरर है, ना प्रोफेसर है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि मोदी सरकार ने इन आरोपियों के घरों पर ना तो बुलडोजर चलाया और ना ही इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये चाहती है कि 22 लाख स्टूडेंट्स के फ्यूचर से जिसने खेल किया है, जिसने इन्हें धोखा दिया है, हम चाहते हैं कि इन्हें देशद्रोह करार दिया जाए। इसलिए कि आतंकवादी देश के बाहर से देश को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरीके के लोग देश के अंदर रहकर देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसे तमाम देशद्रोहियों के खिलाफ देशद्रोह का मामला चलाने का मुतालबा करती है। आज यहाँ पर क्रांति चौक पर ये जो धरना दिया जा रहा है, ये हम पूरे देश को, पूरी औरंगाबाद की जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं, खास तौर से उन स्टूडेंट्स को कि जिनके फ्यूचर के साथ, जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ खड़ी हुई है। इसीलिए मैं उन तमाम स्टूडेंट से, उन तमाम विद्यार्थियों से ये अपील करना चाहता हूँ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, एक बात याद रखो, ये मोदी सरकार देश को अंदर ही अंदर खोखला करने का काम कर रही है। ये देश को इतना अंदर से खोखला कर रहे हैं कि कल आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां इस देश को बनाते बनाते थक जाएगी, लेकिन नहीं बन पाएगा। इसीलिए धर्म से ऊपर उठकर और इन संघियों के जो बनाए गए साजिशें हैं, जो मंसूबे हैं, उससे ऊपर उठकर हमको काम करना होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा देश में हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाते रही है, चाहे कोई हो, कभी हो, किधर का मामला हो। मजलिस ने हमेशा सड़कों पर उतरकर ऐसे वाकयात की निंदा की है। इसीलिए आज यहाँ पर जो हम लोग जमा हुए हैं, आज यही मैसेज, यही पैगाम देने आए हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार को होश में आने की जरूरत है। अगर जरा सी शर्म होती है एजुकेशन मिनिस्टर के अंदर, अगर वो वाकई इस देश से मोहब्बत करने वाला एजुकेशन मिनिस्टर होता तो ये उसकी जिम्मेदारी होती कि उसने सबसे पहले रिजाइन करना था। अगर वो रिजाइन नहीं करता तो मोदी सरकार की जिम्मेदारी थी 22 लाख भविष्य से खेलने वाले मंत्री को उसके घर पर पहुंचा देती। लेकिन ये मोदी सरकार को ना तो देश के स्टूडेंट से मोहब्बत है, ना इनके भविष्य से मोहब्बत है, ना देश की इकोनॉमिक कंडीशन से मोहब्बत है। ये सिर्फ देश में धर्म की अफीम बांटने का काम कर रहे हैं, जो देश को आगे चलकर इंतहाई कमजोर बना देगा। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस पक्ष से, इस बैनर से मैं तमाम देशवासियों से यह अपील करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट्स के साथ इस जंग में उठकर खड़े हो, चाहे कोई हो। अगर यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स भी खड़े हैं, यहाँ पर बड़े से बड़ा अधिकारी खड़ा है, तो उनसे पूछिए कि उनके बच्चों की फीस भरने के लिए उन्होंने लाखों रुपए मेहनत करके अपने बच्चों की फीस भरा। वो मजदूर जो दिन और रात काम करता है, वो सेल्समैन जो दुकान के अंदर 12-12 घंटे काम करता है,
वो मजदूर जो बेलदारी करता है, उसने अपने बच्चों के भविष्य के लिए लाखों रुपए फीस भरा था, और जब उन्हें इनाम हासिल करने का वक्त आ रहा था, जब उन्हें अपनी मेहनत का फल हासिल करने का वक्त आ रहा था, तब पेपर लीक हो जाते हैं। ये लिहाजा याद रखिए, अगर इस देश को बचाना है तो धर्म की अफीम से ऊपर उठकर काम करना पड़ेगा। देश के भविष्य देश का नौजवान होता है, लेकिन सबसे बड़ी और अफसोस की बात यह है कि देश के भविष्य के साथ ही सबसे बड़ा खिलवाड़ मोदी सरकार कर रही है। अगर मोदी सरकार वाकई इस देश के भविष्य को बनाना चाहती है तो उसकी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले वो देश के नौजवानों को सपोर्ट करे और उनको जेल की सलाखों के पीछे डाले। आपको बता दूं कि पिछले 10 सालों के अंदर 48 बार इस देश के अंदर पेपर लीक किए गए हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, लेकिन अभी तक सिर्फ एक शख्स को सजा मिली है। कहां जा रहा है हमारा सिस्टम, कहां जा रहा है हमारी पूरी प्रणाली, व्यवस्था प्रणाली कहां जा रही है? हमारे देश के नौजवान बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं और सजा सिर्फ एक को होती है। ज्यादा से ज्यादा उन अधिकारियों को थोड़े दिन के लिए घरों पर भेज दिया जाता है और चुनाव आने के बाद, जीतने के बाद उन्हें बड़े बड़े पद दे दिए जाते हैं। लिहाजा मोदी सरकार, ये मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे ये कहना चाहती है कि चाहे तुम कितनी भी नाइंसाफियां कर लो, हम अपने हक की आवाज को बुलंद करने के लिए पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम हर हाल में, भले ही आज हम कमजोर हो, भले ही आज हम संख्या में कम हो, लेकिन हम इस देश को बचाने की हक की आवाज को बुलंद करते रहेंगे और तुम्हें आईना बताते रहेंगे। इंशाअल्लाह बताएंगे, नहीं बताएंगे भाई? मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, शिक्षण मंत्री हाय हाय, शिक्षण मंत्री हाय हाय, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, ये भले ही संख्या में कम हो, लेकिन ये इस देश से हकीकी तौर पर मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये इस देश में भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। ये इस देश में, इस देश के नौजवानों के भविष्य को देश के भविष्य के साथ चमक चमकदार और रोशन देखना चाहते हैं। इसीलिए आपकी और हमारी तमाम की जिम्मेदारी है कि जिन मासूम बच्चों के साथ, देश के 22 लाख बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया, हम उसके आखिरी वक्त तक जंग लड़ते रहेंगे। जब कभी भी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेताओं की तरफ से आवाज दिया जाएगा, आदेश दिया जाएगा, हम इंशाअल्लाह हर वक्त हाजिर रहेंगे। तो याद रखिए, मोदी सरकार, देश में ये धर्म की अफीम बेचने का काम बंद करो। और इस मंच से मैं उस गोदी मीडिया को भी पैगाम देना चाहता हूं कि जो जब कभी कोई आरोपी का नाम मुसलमान देख लेते तो पूरे देश में वावेला मचा लेते। कहां गया वो गोदी मीडिया कि तुम्हारे 22 लाख बच्चों के भविष्य से खेला गया और आज तुम खामोश है? सिर्फ इसलिए खामोश है कि वो 22 लाख बच्चों के भविष्य से खेलने वाला तुम्हारी अपनी मनपसंद सरकार का मंत्री है। तो क्या वजह है कि तुम जो गोदी मीडिया इस देश को बनाने का काम कर रही हो या बिगाड़ने का काम कर रही हो? ये गोदी मीडिया में बैठे एंकर्स, अपने आप से पूछो, क्या तुम्हारे बच्चे नीट के एग्जाम नहीं दे रहे थे? क्या तुमने उनकी लाखों रुपए फीस नहीं भरी थी? क्या तुम्हारी अपेक्षाएं नहीं थी अपने बच्चों से? और इन अपेक्षाओं पे जब वो उतरने का मौका आया तो उनके साथ धोखा कर दिया गया। लिहाजा हम इस मंच से उस गोदी मीडिया को भी मैसेज देना चाहते हैं कि हक की आवाज पे बात किया करो। देश को अंदर ही अंदर खोखला करने के मिशन पे काम करना बंद करो। अगर देश को आगे चल के वाकई विश्व गुरु देखना चाहते हो तो याद रखो, उन 22 लाख बच्चों के भविष्य को बनाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर देश विश्व गुरु बनेगा। और आज मोदी जी दुबई के दौरे पर है। मोदी जी याद रखो, तुम्हारे अपने घर में आग लगी है, तुम्हारे अपने घर में तुम मुसलमानों को गालियां देते हो और दुबई के मुसलमानों को गले लगा रहे हो। ये कब तक दोहरा चरित्र तुम्हारा चलता रहेगा? ये दोहरा चरित्र देश को अंदर ही अंदर कमजोर कर रहा है। आज मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक नाहक के खिलाफ, एक करप्शन, एक भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरी है।
आइंदा जब भी आदेश रहेगा हम तन मन धन से इंशाअल्लाह इन 22 लाख बच्चों के लिए खड़े रहेंगे और आइंदा इस किस्म की कोई हरकत ना हो उसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते रहेंगे, सड़कों पर उतरते रहेंगे, अदालतों का रुख करते रहेंगे, चाहे महानगर पालिका का मामला हो, चाहे असेंबली का मामला हो या फिर पार्लियामेंट का मामला हो। जहां हमारी जितनी ताकत है हम उस ताकत से लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। पिछले आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन है वो फिर 22 लाख बच्चों का उनका भी जो है तो फ्यूचर का नुकसान इस हुकूमत ने किए हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जब से मुल्क के अंदर मोदी सरकार चुन के आई है उसके बाद से आप लोग देखे होंगे कि लगातार कभी 10th के एग्जाम्स लीक हो जाते हैं, क्वेश्चन उनके लीक हो जाते हैं, कभी 12th के जो क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं, कभी नीट के क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं। इस मुल्क के अंदर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एनडीए मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ये रहा है कि नफरत की राजनीति को ज्यादा एडवर्टाइज किया जा रहा। नफरत की राजनीति के पीछे बीजेपी की हुकूमत इस तरीके से लगी है कि उनको ना एजुकेशन सेक्टर में कोई इंटरेस्ट रहा, ना उनको जो है तो हॉस्पिटल सेक्टर के अंदर कोई इंटरेस्ट रहा। अगर इंटरेस्ट है तो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करने में इंटरेस्ट है, तो सिर्फ जो है तो मुल्क के अंदर। देखिए, जिन्होंने खुद शिक्षा नहीं ली है उन्हें शायद शिक्षा का महत्व समझ में नहीं आता। मैं किसके बारे में बोल रहा हूं आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये दुर्भाग्य है इस जिले का कि अनपढ़ लोग इसका नेतृत्व कर रहे। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जिनका शिक्षा से कोई ताल्लुक नहीं वो इस देश का नेतृत्व कर रहे। और यही वजह है कि जहां पर 22 लाख छात्र जो 4 साल 5 साल 6 साल मेहनत करते हैं, 9वीं 10वीं से उनके जहन में एक बात होती है कि मुझे डॉक्टर बनना है, 11वीं 12वीं तक आए तक वो पूरी मेहनत साइंस के ऊपर करते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 1 साल का ब्रेक लेते हैं। लगातार 4-5 साल मेहनत करने के बाद वो एग्जाम की पूरी तैयारी जब मुकम्मल हो जाती है तब जाकर पता चलता है कि अब एग्जाम होने ही नहीं वाला है। तब जाकर पता चलता है कि पेपर फूट गया है। ये सिर्फ महज 22 लाख हम छात्रों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। एक पूरा परिवार उनके साथ मेहनत करता है। अगर लड़का लड़की है तो उनके माँ बाप, उनके भाई बहन ये लगातार 4-5 साल घर का माहौल इस तरीके से बना के रखते हैं कि हमारा बच्चा, हमारी बच्ची ये एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही। वो लड़का और लड़की अपने पूरे जीवन को बदल देते हैं बंद कमरे में। वो सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है उनका कि मुझे नीट के एग्जाम में बैठना है, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज के अंदर मुझे एडमिशन लेना है, डॉक्टर बनना है। आज सुबह से हमने सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो देख रहे हैं जहां पर इस मुल्क के वजीर आजम अरब मुल्क के एक बादशाह को गले लगाने के लिए अपनी बाहों को फैलाए, अपने हाथों को चौड़ा करके वो किस तरीके से उनसे गले मिलने के लिए जा रहे हैं। आप खुद वो सोशल मीडिया के ऊपर देख सकते हैं। ये वक्त ऐसा था कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब सारे दौरे उन्होंने कैंसिल करके उन बच्चों के हौसला बढ़ाने के लिए यहां पर रहने की जरूरत थी। वो बच्चे जो आज एक एक्सट्रीम स्टेप लेने के ऊपर मजबूर हो गए, कितने बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं।
महज इस बात के लिए कि हमारी मेहनत इतने सालों की, इतने बच्चे आज टीवी के ऊपर आकर रो रो कर अपने बयान दे रहे हैं और मुल्क का वजीर आजम एक अरब मुल्क के मुसलमान लीडर को गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैलाकर किस तरीके से गर्मजोशी के साथ उनसे गले मिल रहे हैं। आज गले मिलना है तो आपको उन बच्चों से मिलिए, उन बच्चों से मिलिए जिनकी जिंदगी आने वाले वक्त में उनकी जिंदगी कैसी होगी उसके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है। आपने तो ये ऐलान कर दिए हैं कि आप गाड़ियों का इस्तेमाल मत करो, पेट्रोल को बचाओ, डीजल को बचाओ, सोना मत खरीदो, विदेश का दौरा मत करो। देश को आपने जो भी प्रवचन देना था, अपने मन की बात करना था, वो मन की बात करें, हवाई जहाज में बैठे और 5 मुल्क का दौरा करने के लिए निकल पड़े। आपने अगर सही मानों में आप इतने ही अगर इस देश के लिए चिंतित थे तो आपने अपने भी दौरे कैंसिल करना था। आपने खुद पे जिस तरीके से आज आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता नाटक और नौटंकी कर रहे हैं, कोई साइकिल के ऊपर जा रहा, कोई मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहा, आगे गाड़ी पीछे गाड़ी, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि हमारे नेताजी जो है वो साइकिल पर जा रहे हैं, हमारे नेताजी मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन उनके पीछे जो गाड़ियां उनको वीडियो शूट कर रही है ये भी हम देख रहे हैं। बंद करिए ये नाटक। आज हम ये मांग करते हैं हुकूमत से कि जितनी सख्ती के साथ इस मामले को निपटना चाहिए, कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हुकूमत की नजर अगर मीडिया के ऊपर है तो वो नीट के ऊपर कैसे नजर रख सकती है? आपकी नजर सिर्फ मदीन के ऊपर है तो आप मेडिकल के स्टूडेंट्स के ऊपर कब ध्यान देने वाले हैं? आपको तो अपनी घटिया राजनीति से फुर्सत नहीं है। इस चौराहे के ऊपर जहां हम खड़े हैं वही चौराहे के सामने आज छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने हम खड़े हुए हैं। यही छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर न जाने कितने घटिया नेता इस राज्य के अंदर, इस जिले के अंदर पैदा हुए हैं, जो अपने कार्यक्रम की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से करते हैं। हम उन तमाम लोगों से ये अपील करना चाह रहे हैं, चाहे वो अतुल सारे हो, करार हो, संजय सिरसाट हो, केनेकर हो, भगवत करार हो, तुम्हें भी ये चौखट के ऊपर आना पड़ेगा, ये चौराहे के ऊपर आना पड़ेगा। अगर छात्रों के लिए अगर तुम्हारे दिल में जरा सी भी तड़प है तो अपने राजनीतिक मतभेद होंगे, आपकी अपनी राजनीति होगी, लेकिन आज देश के भविष्य का सवाल है और उस देश के भविष्य के लिए आपको भी यहां पर आकर यह मांग करनी होगी कि देश के एजुकेशन मिनिस्टर को सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त किया जाए उसे, वरना ऐसे ही होते रहेगा। मरने वाला तो एक आम बच्चा है, मर गया, सुसाइड कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है? अगर एक भी सुसाइड हुआ है किसी स्टूडेंट का तो इस मुल्क के वजीर आजम के ऊपर केस रजिस्टर होना चाहिए हत्या का, वरना हम ऐसी मौतों को हम देखते रहेंगे जब तक कोई नया मुद्दा सामने नहीं आता। मीडिया वाले चलाएंगे, फिर उसके बाद एक नया मुद्दा आएगा तो काय का नीट, काय का पेपर फूटने का विषय कोई और मुद्दे के ऊपर हम कूद जाएंगे। मैं आप लोगों से ये अपील कर रहा हूं और उन तमाम लोगों से ये अपील कर रहा हूं, मेरा बच्चा, मेरे घर वाला कोई नीट के एग्जाम में नहीं बैठने वाला था। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके घर का कोई मेंबर नीट के एग्जाम के अंदर नहीं बैठने वाला, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहां पर आए हैं और हम उन तमाम लोगों को यह कहना चाहते हैं कि तुम्हारे बच्चे का अगर भविष्य तुम अच्छा चाहते हो, आज नीट का पेपर फूटा है, सोचिए पिछले कई सालों से न जाने ऐसे कितने पेपर फूटी के मामले दबा दिए गए होंगे।
डॉक्टर बने होंगे वो लोग, पेपर चुराकर एंट्रेंस में बैठे होंगे, एग्जाम में बैठे होंगे और डॉक्टर बन गए होंगे। इसीलिए आज जब हम कोई खबर पढ़ते हैं कि डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, अंदर ही कैंची भूल गया, लीवर का ऑपरेशन करना था, लंग्स का कर दिया, किडनी का ऑपरेशन करना था तो घुटने पर चले गया। ये वही डॉक्टर्स हैं जो ये पेपर चुरा कर डॉक्टर बने हैं। यकीनन ये जो मामला सामने आया है, ना तो इस देश की पुलिस ने इस मामले को सामने लेकर आई है, ना तो वो एजेंसी जो एग्जाम को कंडक्ट करवाती है उसने ये मामले को सामने लेकर आई है। वो छात्र जो मेहनत कर रहे थे उन्होंने इस मामले को उजागर किया और उन्होंने पुलिस, हुकूमत, सरकार, प्रशासन को ये बताया कि देखिए हमारे व्हाट्सएप के ऊपर ये पेपर आया है, ये क्वेश्चन आया है, तब जाकर ये मामला खुला है। वरना एजेंसी, पुलिस क्या कर रही है? क्या ये सवाल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को नहीं पूछा जाना चाहिए कि क्या कर रही थी तुम्हारी पुलिस, क्या कर रही थी सीआईडी, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, खुफिया विभाग, कि उन्हें पता नहीं चला कि कैसे 7-7 लाख रुपए के अंदर पेपर खरीदे गए। 7-7 लाख के अंदर। हमें अफसोस इस बात का है कि एक जो प्रोफेसर पकड़ा गया है वो हमारे ही मराठवाड़ा से ताल्लुक रखने वाला है। देश के अंदर पेपर फटा है। एक जो प्रोफेसर पकड़ा गया है वो पूना के किसी एक कॉलेज का है, कुलकर्णी साहब नाम है। अब आप कुछ समझ जाइएगा कि मामला कहां तक जाने वाला है। अंदर जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, नाम कुलकर्णी है। कोई कार्रवाई कैसी होने वाली है ये हम भी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हम ये मांग करते हैं कि किसी न किसी के ऊपर तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, किसी न किसी को सख्त सजा मिलनी चाहिए। सिर्फ एक पेपर सेट करने वाला या लीक करने वाला इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। करोड़ों रुपया खर्च करके बच्चों से फॉर्म भरवाया जाता है और उसके बाद ये नतीजे अगर आते हैं तो सोचिए कि उन बच्चों की हालत कैसी है। हम तमाम नीट के जितने भी बच्चे हैं उनसे यही कहना चाहेंगे कि हम आपकी इस लड़ाई के अंदर पूरी ताकत के साथ खड़े हुए हैं और आने वाले वक्त के अंदर इस मुहिम को, इस आंदोलन को और तेज हम करेंगे। और तमाम राजनीतिक पार्टी के लोगों से ये कहना चाहेंगे कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे मुल्क का, हमारे नौजवानों के भविष्य का मुद्दा है। इसीलिए सभी लोग एक साथ मिलकर आए और इस लड़ाई के अंदर सब मिलकर शामिल हो, ये उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये जो आंदोलन हम कर रहे हैं, ये नीट की जो परीक्षा के अंदर जो धांधलियाँ हुई है, जो लाखों नहीं करोड़ों लोगों के ऊपर जिसका असर पड़ा है। 22 लाख तो सिर्फ छात्र है, लेकिन वो छात्र अकेले उससे प्रभावित हुआ ऐसा नहीं है। जब वो रात भर जागता है तो उसकी माँ रात में उसको बैठ के कॉफ़ी पिलाती है, बाप उसको घर रूम तक ला के खाना देता है कि तू पढ़, तुझे डॉक्टर बनना है करके उसमें। हाँ, तो एक 22 लाख का सवाल नहीं है। और ये बच्चे जब एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो उनके माँ बाप उनके लिए है तो एक तोहफे के तौर के ऊपर चलो हम घूमने के लिए जाएंगे, प्लेन का टिकट बुक करे होंगे, ट्रेन का टिकट बुक करे होंगे, होटल बुक करे होंगे, उसके इसका पैसा उन्हें वापस नहीं मिलने वाला है। 1 महीना और जो उन्हें पढ़ना है, कोचिंग सेंटर जाना है, उसका पैसा सरकार नहीं देने वाली। हम ये मांग कर रहे हैं कि जिन जिन बच्चों ने इस तरह का प्रोग्राम बनाया था, जिनके परिवार उन्हें घुमाने के लिए ले जा रहे थे, उसके होटल का पैसा वापस करवाए, उसके फ्लाइट का, ट्रेन का पैसा वापस करवाए। जो कोचिंग वो चाहे 1 साल से ले रही हो, 2 साल से ले रही हो या 3 साल से ले रही हो, वो पूरा का पूरा पैसा जो है वो सरकार वापस करवाए। और आपको लगेगा कि सरकार के पास पैसा नहीं है, बहुत पैसा है। यही तो वजह है कि 5 देशों के मुल्क को टहलने के लिए निकल पड़े हैं साहब। आज देखे हैं आपने एक वीडियो, उनका वीडियो देखिएगा, ऐसा उड़ते हुए आ रहे हैं।
हाँ, सामने शेख साहब खड़े हुए हैं। शेख साहब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाए। शेख साहब ऐसा हाथ लेके खड़े हुए हैं, लेकिन ये साहब जो है ऐसा हाथ लेके, ऐसा अगर 3 कदम शेख और पीछे चल जाते थे तो हमारे शेखू उड़ के पहुंच जाते थे उनके पास, उसमें क्या गले लग जा करके उसमें। हाँ? तो देखिए, हाँ, यहाँ के उनके बच्चे मर रहे हैं, उनके बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, और वहाँ पे शेखू है तो शेख के गले मिलने के लिए पहुँच गए हैं। मागणी आहे नाही, मला तर स्पष्ट हे सांगायचं आहे, ही कोणताही राजनैतिक पक्षाचं आंदोलन होऊ नये. या सगळ्या राजनैतिक पक्षांनी आपले राजनैतिक मतभेद विसरून सगळ्यांनी एक प्लॅटफॉर्मवर येण्याची आवश्यकता आहे. कारण मला माहीत आहे की भारतीय जनता पार्टीचे असू द्या किंवा शिवसेनेच्या असू द्या, काँग्रेसच्या असू द्या, सगळ्यांचे मुले मुली जे आहे तेही या नीट पेपरमध्ये बसणार होते. तर हे मुद्दा कोणता राजनैतिक पक्षाचा नाही आहे, पण खूप गंभीर विषय आहे की आपण कोट्यवधी रुपये खर्च करून तुम्ही हे म्हणणार असेल की फक्त 22 लाख लोक स्टुडंट जे होते ते प्रभावित झालेले आहे. नाही आहे, असं नाही आहे. त्यांचा पूर्ण परिवार, एका परिवारामध्ये 4 लोक 5 लोक असतील तर 1 कोटीपेक्षा जास्त लोक याच्यातून प्रभावित झालेले आहे. एक्झाम संपल्यानंतर सगळं परिवारांचं एक प्लॅनिंग असतं की माझी मुलीने मागच्या 4 वर्षापासून इतकी मेहनत केलेली आहे, माझ्या मुलांनी इतकं मेहनत केलेलं आहे. ह्या शेवटच्या दिवशी, एक्झामच्या शेवटच्या दिवशी आपण चला कुठेतरी बाहेर फिरायला जाऊ करके ट्रेनचे बुकिंग, फ्लाईट्सचे बुकिंग करून घेतले, हॉटेल्सचे बुकिंग, हे पैसे त्यांना परत मिळणार का? नाही मिळणार ना. याची जबाबदारी आता सरकारची आहे की जे जे लोकांनी याच्यासाठी पैसे भरलेले आहे ते पैसे सरकारनी परत करावे. आणि ज्या कोचिंगसाठी या मुलांनी मुलींनी जिथे जिथे जे जे पैसे त्याच्यावर खर्च केलेले आहे ते पैसे एक एक मुलांना, एक एक मुलींना परत करण्याची जबाबदारी हे सरकारची आहे. खूप सारे गरीब घरांचे मुलं मुली आहे, खूप सारे. आता मला कालच एक फोन आला होता की साहेब आमच्या स्टडी सेंटरमध्ये असे अनेक मुलं मुली आहे की ज्यांना जेवण्याच्यासाठी त्यांना खूप कष्ट करावं लागतं. आता पुन्हा 1 महिन्यासाठी तुम्ही किती सोयीस्करपणे सांगितलं की ठीक आहे या दिवशी आपण येतो पुन्हा हे घेऊ करके, पण इतकं सोपं नाही आहे. मला एकच सांगायचं आहे की या देशामध्ये एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होण्याची खूप आवश्यकता आहे. कितीही मोठा माणूस असू द्या, त्याच्यावर कारवाई होणं खूप गरजेचं आहे. आणि दुसरं म्हणजे की हे जे पेपर फुटण्याचा प्रकार सामने आलेला आहे ते कोणत्या या देशाची पोलिसांनी बाहेर काढली नाही, सरकारनी काढली नाही, प्रशासनाने काढली नाही, आपला गुप्त विभाग जे आहे त्यांनी काढलेली नाही आहे. मुलांनी स्वतः हे बाहेर काढले जेव्हा त्यांना कळलं की मी इतकं कष्ट करून, इतकी मेहनत करून मागच्या 5 वर्षापासून आणि माझ्या एका मुलांच्याकडे व्हॉट्सअपवर ते पेपर येतं, ते क्वेश्चन्स येतो, म्हणून मुलांनी हे काढलेले आहे. म्हणजे टोटल फेलियर जे आहे ते सरकारच्या प्रशासनाचं आहे. आणि अशा वेळी जेव्हा अपेक्षा हे आहे की देशाचे पंतप्रधानांनी इथे थांबायला पाहिजे होते, सगळे 22 लाख मुलांना तुम्ही दिल्लीला बोलवायला पाहिजे होते, त्यांचा पीठ थपथपाना चाहिए था. लेकिन आज ऐसा हाथ घुमा के चले हैं एक अरब शेख के गले मिलने के लिए. ऐसा लग रहा था अगर 2 कदम और दूर रहते थे ना तो मोदी जी उड़ के चले जाते थे, इतनी मोहब्बत जता रहे थे. उनको मोहब्बत अगर जताना था तो इस देश के नौजवानों से, लड़कों से, लड़कियों से जताना चाहिए था. अरब दिख गया कि दोनों हाथों को ऐसा फैला के जा रहे थे जैसा मानो कितने बरसों के बिछड़े हुए अमर अकबर एंथोनी में के 2 भाई है करके. मगाशी तुम्ही नीट आणि निराक आणि रायमिंग सोबत एक उदाहरण दिलं, हे पण काय ते उदाहरण? देखा क्या है कि जब देश का पूरा सिस्टम ही आप निदा के पीछे लगा देंगे, आप मतीन के पीछे लगा देंगे तो आपको मेडिकल के ऊपर वक्त देने का समय कहाँ रहेगा? अगर आप निदा के पीछे रहेंगे तो नीट के ऊपर वक्त देने का आपके पास कहाँ? आप तो पूरे प्रशासन को, पुलिस को बोल रहे हैं कि नहीं जाओ, निदा के पीछे लग जाओ. मेडिकल का कोई लेना देना नहीं है करके. तो ये जो चीज़ है, अब मैं यहाँ के नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि ये राजनीतिक मुद्दा है जो हर रोज़ 3 घंटे 4 घंटे बड़बड़ कर रहे थे टीवी के सामने, यहाँ पे आए छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने शपथ लेकर इतनी बड़ी अपनी राजनीति करने वाले लोग क्या आज ज़रूरी नहीं समझते हैं इसके अंदर भूल जाए कि किस पक्ष के तुम है करके? इसमें आओ, हम तुम्हारे पीछे खड़े रहेंगे.
ये शहर का, ये जिले का, ये देश का हर नौजवान तुम्हारे पीछे खड़े रहेगा, लेकिन उस वक्त जब तुम्हें सच बोलने की हिम्मत तुम्हारे अंदर पैदा होगी उसमें। लेकिन तुमको तो नहीं है, तुमको तो राजनीति के वक्त में ही ये लोग सब काम में आते हैं करके। सर, नीट पेपर फुटी प्रकरणी PV कुलकर्णी आणि माधुरी वाघमारे, मनीषा वाघमारे यांना जे आहे तर अरेस्ट करण्यात आलेली आहे, त्याबद्दल काय? देखिए, आपको ऐसा लगता होगा इस देश के अंदर कई उदाहरण है कि जहां पर कहीं लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक हुआ तो मंत्री इस्तीफा देता है। RR पाटिल का इस्तीफा क्यों लिया गया था? साहब क्यों रिजाइन करे थे? क्या सीमेंट वो बेच रहे थे? नहीं ना। RR पाटिल साहब ने क्यों रिजाइन किए थे? क्या उन्होंने उसमें शामिल थे? उसके अंदर नहीं थे शामिल। लेकिन अब आप कहेंगे कि हम एक कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिए हैं और एक दूसरी वाघमारे बाई को हमने अरेस्ट कर लिए हैं, तो बात वहां पे रुकना नहीं चाहिए। इसमें रुकना वहां पर चाहिए जहां पर देश के एजुकेशन मिनिस्टर जो है उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। और नरेंद्र मोदी साहब जो पश्चिम बंगाल का इलेक्शन जीतने के बाद जमीन पर लेट गए थे, नतमस्तक हो गए थे अपने वोटर्स को धन्यवाद देने के लिए। नरेंद्र मोदी साहब, दुनिया में तुम कहीं पर भी हो, दोनों हाथ ऐसे जोड़कर इस देश से माफी मांगना पड़ेगा तुम्हें, युवाओं से माफी मांगना पड़ेगा तुम्हें कि देखो मेरा कसूर है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुमसे माफी मांगता हूं करके। लेकिन हवाई जहाज में बैठे और बुर्र बोले तुम लोग अपना अपना देखो, मैं जा रहा हूं अरब मुसलमान से गले मिलने के लिए। सर, वेगळ्या विषयात मनोज जरांगे पाटलांनी बैठक घेतली, पालकमंत्र्यांना सांगा थोडंसं नाही का पेपर वाचत जा किंवा आपल्याकडे असं PA ठेवा की जे तुम्हाला खरं काय आहे ते सांगतील। SIT ऑलरेडी फॉर्म झालेली आहे। आता या माणसाला असं वाटतं की नाही वेगळी SIT करायला पाहिजे। आता ते काय आहे, मुख्यमंत्री स्वतः जेव्हा पत्र वाचलं असेल ना तो हंसे होंगे देख के कि यार एकनाथ शिंदे को और कोई मिला नहीं था क्या कि ऐसे बंदे को जिसको मालूम ही नहीं है कि SIT फॉर्म हो चुकी है आणि याचं इन्व्हेस्टिगेशन सगळं SIT करत आहे। पण त्याचं काय आहे की त्यांचा राग इतका आहे ना की मला असं वाटत होतं की समजा या पोलिसांनी मुख्यमंत्र्यांनी ऐकलं नाही, नाशिकचे SP ने ऐकलं नाही, तर ते डोनाल्ड ट्रम्पपर्यंत जाऊ शकते मेमोरंडम द्यायला की बाबा याच्यासाठी काहीतरी करा करके। उसमें इतकं राग आहे त्यांचा। मी काय म्हटलं की तुमची जे इन्क्वायरी आहे मी फेस करायला तयार आहे। आजही मी तुम्हाला शब्द देतो, जे इन्क्वायरी आहे कुठे मला बोलायचं आहे तुम्ही बोलवा, मी तिथे जाईल। पण एक पत्र लिहा ना साहेब की माझे जे 4-5 प्रकरण आहे त्या प्रकरणाची ही मोठी चौकशी करा करके। उसमें त्या पत्र तुम्ही लिहायला तयार नहीं आहे, मतलब कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, कहीं ना कहीं तो डर सता रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि इम्तियाज जलील को अंदर भेज डालो, उन्हें हरसुल जेल में बैठे रहेंगा तो मैं और 2-5 प्रॉपर्टीज बना लूंगा करके। आता ऐसा पुनः सर, नीट के एक छात्र ने जो है आत्महत्या की है, उस पर राहुल गांधी ने कहा है कि ये सिस्टम का फेलियर है, सिस्टम ने उसकी हत्या की है। हम यही बात कर रहे हैं कि अगर एक लड़का या एक लड़की ने भी नीट की जो एस्पिरेंट थी अगर उसने आत्महत्या की है तो इसका आत्महत्या का दोषी जो है वो इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर होना चाहिए, देश के पंतप्रधान होना चाहिए, और FIR अगर किसी पे रजिस्टर होना चाहिए तो हुकूमत के उन लोगों के ऊपर जिनकी जिम्मेदारी है ये सब करने की। उसमें आप कहेंगे कि नहीं साहब हमने तो कुलकर्णी साहब को अरेस्ट कर लिए है करके। उसमें कुलकर्णी साहब आपके खेल के अंदर एक छोटा सा मोहरा है, वो बाई जिसको आप अरेस्ट किए हैं वो छोटी सी मोहरा है इसके अंदर। वो जो बड़ा षड्यंत्र है, वो जो बड़ी साजिश है, वो तो सब आप ऊपर से खेलने वाले लोग हैं ना, उनके ऊपर कार्रवाई कब करेंगे? पेट्रोल डीजल के सर भाव बढ़े 300 रुपया, पेट्रोल डीजल के 300 रुपया बढ़े और बढ़ सकते हैं इसके अनुसार। वाह, आप मुझसे ये सवाल कर रहे हो राजा। देखिए, मैं तमाम देश के अंध भक्तों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि अचानक है तो मोदी जी को ये ख्याल आया कि पेट्रोल बचाना चाहिए, 2 महीने का पेट्रोल बचा है। आज उनके मिनिस्टर ने कहा है कि कुछ ही दिन का पेट्रोल डीजल बचा हुआ है करके। यही चीज़ अगर पश्चिम बंगाल, आसाम, केरला और तमिलनाडु के इलेक्शन के टाइम के ऊपर अगर बोल देते थे तब तो है तो 100-100 गाड़ियों का काफिला लेके टहल रहे थे यहाँ से वहाँ, इलेक्शन ख़त्म हो गया, जीत गए, तो हम अब हवाई जहाज़ लेके निकल गए और जनता 3-3 रुपये
अब आप सहिएगा उसमें, आपको भी मुबारकबाद, बहुत 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 बहुत। आपके संपादक साहब को भी बहुत बहुत मुबारक बोलिएगा उसके अंदर मेरी तरफ से। धन्यवाद। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।